तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तिवारी जी एजुकेशनल पे। हम अपनी आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं केस स्टडी ऑफ अल्जीरिया ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। ठीक है, तो शीत युद्ध के समय में जो अल्जीरिया था, इसमें क्या घटनाएं घट रही थी, कैसे इसकी परिस्थिति थी, क्या इस पर प्रभाव पड़ रहा था, ठीक है, शीत युद्ध का, वो हम देखेंगे। अगर बात करें शीत युद्ध की या शीत युद्ध से पहले की, जो वर्ल्ड वॉर का टाइम था या वर्ल्ड वॉर से पहले की, तो ये कौन सा एरा था? ये था कॉलोनियलिज्म का एरा, ठीक है, औपनिवेशवाद का एरा। इसमें क्या हो रहा था, जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी या जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी, ये ज़्यादा से ज़्यादा देशों को अपना गुलाम बना रहे थे। ठीक है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, इनका प्रभाव पूरे विश्व पर था। आपने कहावत भी सुनी होगी कि इंग्लैंड का कभी सूरज अस्त नहीं होता था। अब ऐसा क्यों कहा जाता था? क्योंकि इंग्लैंड का जो कब्ज़ा था, ये ब्रिटेन का जो कब्ज़ा था, पूरे विश्व के कोने कोने तक था। ठीक है, यहाँ के लोग जो थे, यहाँ के जो सरकार के लोग थे, ये कोने कोने तक फैले थे। ठीक है, तो इनका कभी सूर्य अस्त नहीं होता था, ये एक जोक कहा गया है। ठीक है, तो अब केस स्टडी अल्जीरिया पे आते हैं। तो अगर अल्जीरिया की बात करें तो अल्जीरिया क्या था? अल्जीरिया अफ्रीकन कंट्री है। अगर आप अफ्रीका में नॉर्थ एरिया का देखेंगे, सबसे नॉर्थ ईस्ट जो एरिया है, नॉर्थ वाला एरिया, नॉर्थ ईस्ट नहीं, वेस्ट नॉर्थ, ठीक है, तो उस एरिया में आपको अल्जीरिया दिख जाएगा। अल्जीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है, बट इसकी पॉपुलेशन कम है। इसका जो ज़्यादातर एरिया है वो सहारा डेजर्ट में आता है। ठीक है, तो जो फ्रांस था, उसने इसको अपनी कॉलोनी बना लिया था। अब उसी फ्रांस से जो स्वतंत्रता संग्राम की इसकी लड़ाई हुई थी, उसे कहा गया अल्जीरिया युद्ध या अल्जीरिया वॉर। ठीक है, चलिए हम बैकग्राउंड की बात करते हैं कि बैकग्राउंड क्या था, इसका क्या परिस्थितियाँ निर्मित हो रही थी उस टाइम पे। ठीक है, तो ये 1830 का दौर था। 1830 के दशक में जब फ्रांस ने अल्जीरिया पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, फुल फ्लेज अपना कब्जा कर लेता है उस पर। और 1848 तक आते आते क्या करता है, अल्जीरिया को कहता है कि हमारा ये इंटरनल हिस्सा है। ठीक है, हमारा ही भाग है, ये हमसे अलग नहीं है। मतलब ये कहता है कि हमारा उपनिवेश नहीं है अल्जीरिया, अल्जीरिया हमारा ही हिस्सा है। मतलब समझो यार, कहाँ ये यूरोप में और कहाँ अल्जीरिया अफ्रीका में। मतलब कोई दिमाग बुद्धि नाम की चीज़ नहीं थी यार इन लोगों में। कहता है हमारा हिस्सा है। तो क्या करता है, अपनी पॉपुलेशन को वहाँ भेजना चालू कर देता है, अपने लोगों को वहाँ बसाना चालू कर देता है। अब ऐसा क्यों हो रहा था? इसकी मजबूरी थी फ्रांस की। फ्रांस में जो पर यूनिट लैंड का रेशियो था इंसान के उस पर, वो बढ़ता जा रहा था। ठीक है, और फूड प्रोडक्शन बहुत कम थी। फूड प्रोडक्शन इतनी कैपेबल थी नहीं कि इतने लोगों का वो राशन उठा सके। ठीक है, इतने लोगों का जो भोजन है वो बना सके। तो इसलिए क्या किया इसने चालाकी चली कि हाँ भाई चलो अपने लोगों को दूसरी जगह पर भेजना चालू कर देते हैं, ताकि वहाँ पर हम शासन भी चला पाएंगे और अपना यहाँ के जो रिसोर्सेज की समस्या है वो भी हल हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या करता है, 1848 में लोगों को बसाना चालू कर देता है अल्जीरिया में। अब इन लोगों को वहाँ पे क्या कहा जाता था? कोलोन। ठीक है, COLON, नोट कर लेना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर के उससे, कोलोन। ठीक है, अब इससे पहले वो 1844 में क्या करा था, उसने एक भूमि कानून लाया था, लैंड लॉ लाया था, जिसके तहत उसने क्या किया था, कई अल्जीरियाई लोगों को उनकी भूमि से बेदखल कर दिया था। ठीक है, वो एक लैंड लॉ लाया था 1844 में, जिसमें उसने क्या बोला था, एक सिस्टम लाया कि भाई लैंड का जो ऑनर है वो कौन है? जिसके पास पेपर्स होंगे। अब यार देखो, अल्जीरिया में कोई इतना पढ़े लिखे लोग तो थे ही नहीं, और सालों से यहाँ रहते आ रहे थे। पारंपरिक भूमि थी सबकी अपनी। ठीक है, दादा परदादा ये सब भूमि थी इनके पास। तो कोई यार, गांव में आप जाओ, गांव में बोलो कि लाओ भैया कागज़ दिखा, तो कहाँ आपको कागज़ मिलेंगे? तो ऐसे इनकी भी कंडीशन थी। दादा परदादा से ज़मीन मिली हुई थी, तो कागज़ और कोई था नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी कभी। ठीक है, तो अब इन लोगों ने क्या किया, भाई जिसके पास कागज़ नहीं है वो बेदखल हो जाओ। ठीक है, फिर 1850 में शिक्षा कानून द्वारा मदरसों की बदली करता है फ्रांस मिशनरियों से। अब देखो, जो काम अंग्रेज़ों ने किया इंडिया में, वही काम ये कर रहा था। जो अगर आप पॉपुलेशन देखें अल्जीरिया के, सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पे कौन से थे? मुस्लिम। मतलब सबसे ज़्यादा क्या, सारे ही मुस्लिम थे वहाँ पे। ठीक है, मुस्लिम कंट्री थी एक। बट जब ये लोग गए वहाँ पे, तो इन लोगों ने क्या किया, शिक्षा व्यवस्था में बदलाव किया, जैसे इंडिया में हुआ। इंडिया में सेम कंडीशन यही थी, जैसे इंडिया में वही अल्जीरिया में हो रहा था। ठीक है, इन लोगों ने नई एजुकेशन पॉलिसी लाई, और उसके तहत इन्होंने क्या किया, एजुकेशन सिस्टम में बदल दिया कि भाई मदरसे सारे बंद। मदरसों को बंद करके क्या चालू किया? मिशनरीज़, फ्रेंच मिशनरीज़। ठीक है, फिर 1881 में नेटिव लॉ लागू कर इस्लामिक संस्कृति को बराबर बताकर शरिया लॉ पर पाबंदी लगाई जाती है। क्या करता है, 1881 में एक नेटिव लॉ लाता है। इस लॉ के बाद, इस लॉ के तहत ये क्या कहता है कि भाई जो इस्लामिक कल्चर है ये बर्बर है, मतलब बहुत ही क्रूर है, ये हिंसा बहुत ज़्यादा करते हैं।
ठीक है। तो इनको हमें क्या करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा। भाई सुधारने का ठेका तुम लेने वाले कौन हो तो यार, तुम कौन हो तो सुधारने वाले, ठीक है। क्योंकि इन लोगों ने देखा था कि जो इस्लाम था वो किस तरीके से फैल रहा था, किस तरीके से जो अरब आक्रमणकारी थे वो दूसरे देशों को अपना गुलाम बना रहे थे, चाहे वो इंडिया में हो चाहे और एरियाज़ में हो। इंडिया में तो आपने सबको बताया यार इतिहास क्या रहा है, ठीक है। तो ये लोग क्या कह रहे थे, देखो कोई आदमी ज़्यादा क्रूरता दिखाएगा तो उसका आइडियोलॉजी ऐसी बन जाती है, ठीक है, दूसरा आदमी उसको क्रूर ही समझेगा। तो जब जो मुस्लिम शासक थे वो जब क्रूरता दिखा रहे थे तो जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज यही मानती थी कि जो मोमडन्स हैं या मुस्लिम्स हैं ये सारे क्रूर हैं, बर्बर हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने नेटिव लॉ में कहा कि भाई जो इस्लामिक संस्कृति है वो बर्बर है और जो शरिया लॉ है यही इसका कारण है, तो इसी पे पाबंदी लगा दो, ठीक है। अब इस कोड के तहत जो भी शरिया लॉ को मानते थे उनको क्या कर जाता था, कैद में डाल दिया जाता था, जेल में डाल दिया जाता था, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं उनकी संस्कृति को डिस्ट्रॉय किया जा रहा था यहाँ पे, कि वहाँ का कल्चर कैसा था, इस्लामिक। अब ये लोग क्या कर रहे थे, उसी को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे। तो कोई आदमी कितना सहेगा यार। अब यही चीज़ 1912 में क्या होती है, एलीट लोगों का एक ग्रुप बनता है विरोध के लिए, जिसे यंग अल्जीरियंस कहते हैं। अब देखो गरीबों को तो बस की थी नहीं, गरीब तो लड़ना नहीं जानता था, गरीब के पास खाने का पैसा नहीं तो लड़ेगा कहाँ से वो, जब खाने का ही जुगाड़ नहीं कर पा रहा है अपना तो लड़ेगा कहाँ से। तो जो यंग एलीट से जो बाहर से पढ़ के आए हुए थे, यहाँ जो एलीट क्लास कहलाते थे, अमीर लोग कहलाते थे अल्जीरियंस में, उन लोगों ने क्या किया, एक ग्रुप बनाया यंग अल्जीरियंस का, ठीक है। इसका नेतृत्व कौन करता था, आमिर खालिद। तो जो आमिर खालिद है एक ग्रुप बनाता है यंग अल्जीरियंस। अभी जो यंग अल्जीरियंस है ये कुछ लिमिटेड मांगे करने में अपनी भूमिका निभाता है, जैसे सरकारों प्रतिनिधित्व की कहता है कि भाई हमें भी सरकार में भूमिका चाहिए, हमें भी कुछ दो, शिक्षा को सुधारो। पर ये एक डिमांड नहीं करते जो स्वतंत्रता की होती है, ये लोग डिमांड नहीं करते कि हमें आज़ादी चाहिए, ये डिमांड करते कि हमें क्या चाहिए, हमें सरकार में अपनी भूमिका चाहिए, शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो, हमारे लोगों के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है वो कम किया जाए, हमारी संस्कृति को डिस्ट्रॉय ना किया जाए। तो ये ऐसी डिमांड्स रखते हैं। बट क्या होता है, चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अब देखिए 1912 में ये यंग अल्जीरियंस का ग्रुप बना, और जो 1914 है उस टाइम पे क्या स्टार्ट हो गई थी, वर्ल्ड वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये लोग ज़बरदस्ती अल्जीरियंस को ढकेलते हैं कि भाई ना तुम तो लड़ोगे, ठीक है, ज़बरदस्ती लेके जाते हैं, कुछ बोलते हैं कि भाई हाँ अब तुम लड़ो तो हम तुम्हें आज़ादी दे देंगे, ये दे देंगे वो देंगे। बट क्या होता है, लड़ने के बाद कुछ नहीं होता। जैसा इन लोगों ने इंडिया में किया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ज़बरदस्ती कुदाया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ज़बरदस्ती कुदाया अंग्रेज़ों ने, बट किया कुछ नहीं। आज़ादी तब जाके मिली जब हमने खुद आंदोलन किया। तो ऐसे ही अल्जीरिया में सेम हो रहा था, ठीक है। 1919 में एक कानून के माध्यम से जो लोग थे उनको वोटिंग राइट्स दिए गए। अब देखो ये वो लोग थे जो एलिट क्लास थे, ठीक है, क्योंकि कोई भी देश अगर किसी देश पे कब्जा करना चाहता है तो सबसे पहले किसके माइंड में चेंज लाना पड़ेगा, जो एलिट क्लास है। आपको सबसे पहले समर्थन प्राप्त करना पड़ेगा एलिट क्लास का। आप इंडिया में अगर देखें तो जो अंग्रेज थे ये शासन में क्यों रह पाए, क्योंकि इनको जो एलिट क्लास थी उससे इनका संपर्क अच्छा था, ठीक है। जितने भी अपने यहाँ पे जो अमीर आदमी थे, जो बिजनेसमैन थे, मर्चेंट्स थे, उनका तो भाई व्यापार चल रहा था इनसे, तो वो लोग तो खुश थे। अब इन लोगों ने उन्हीं पर कब्जा किया, उन्हीं को अपने साथ रखा, और जब उनका साथ आ गया तो भाई क्या दिक्कत है फिर। तो ये लोग सोचते कि यहाँ भी ऐसे ही करेंगे। तो 5 लाख लोग, कुछ एलिट थे, 5 लाख करके कुछ 4.25 लाख थे, उनको क्या करते हैं, वोटिंग राइट्स दे देते हैं कि हाँ भाई आप लोगों को वोटिंग राइट्स हैं, बाकियों को नहीं। 1926 में मैसाली हज के नेतृत्व में एक नॉर्थ अफ्रीकन स्टार एक ग्रुप बनता है जिसने पहली बार स्वतंत्रता की डिमांड करी, ठीक है। एक ग्रुप बनता है नॉर्थ अफ्रीकन स्टार्स का। ये क्या करता है, ये डिमांड करता है कि भाई हमें क्या चाहिए, आज़ादी, ठीक है। ग्रेट डिप्रेशन, अब 1926 में ये ग्रुप बना। अब आप अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ी होगी तो आपको पता ही होगा कि 1929 वाला जो एरा है वो ग्रेट डिप्रेशन का था, आर्थिक महामंदी का। तो आर्थिक महामंदी का सामना सभी देशों करना पड़ा था, चाहे वो गरीब देश हो चाहे अमीर देश हो। सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर कोई देश हुआ था तो वो अमीर देश थे। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादातर क्या करते थे, इनका पैसा कहाँ से आता था, लोन से। ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ ने क्या किया था, अमेरिका से लोन ले रखा था, ठीक है। और ग्रेट डिप्रेशन स्टार्ट भी अमेरिका से हुआ, जब स्ट्रीट वॉल क्रैश हुआ, जो स्टॉक मार्केट था वहाँ का। तो सारे देश जो भी डेवलप्ड और डेवलपिंग थे सब भाई तूती बोल गई सबकी। तो उसी में से एक फ्रांस भी था,
अब फ्रांस की भी हालत ख़राब हो गई क्योंकि पैसा वैसा कुछ था नहीं, और कब्जा भी कर रहा था कैसे कॉलोनीज़ को, तो उनका भी भाई चलाना था। तो अब इसने क्या किया, फ्रांस तो प्रभावित हुआ ही, लेकिन इसने अपनी कॉलोनीज़ को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, क्योंकि पहले जितनी रिसोर्सेज कैप्चर कर रहा था इसने दुगने कर दिए, तिगुने कर दिए, स्पीड बढ़ा दी। हाँ भाई, और रिसोर्सेज निकालो और रिसोर्सेज निकालो, और पैसा बड़ी मात्रा में लेके जा रहे थे यहाँ से, तो खून चूसना चालू कर दिया भाई इन लोगों ने। यहाँ पे बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ा जो लोकल पीपल्स थे उनको। हालांकि इन्हें क्या प्रभाव पड़ता है भाई, इन्हें अपना पैसा चाहिए बस, है ना। फिर क्या होता है 1931 में ऑल मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ अल्जीरियन उलेमा, एक ग्रुप था, इसकी स्थापना हुई, जो अल्जीरिया के पुनर्निर्माण की बात करता है कि हाँ भाई, हम जो अल्जीरिया की जो संस्कृति है, जो संस्कृति खो चुकी है, अब खो चुकी क्या, जिसको बिल्कुल डुबा दिया गया है फ्रांस के द्वारा, उस संस्कृति की हमें पुनर्स्थापना करनी है। हम वो अपनी जो संस्कृति थी उसका पुनर्निर्माण करेंगे, एक पुराना अपना अल्जीरिया बनाएंगे। कौन सा ग्रुप करता है, ऑल मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ अल्जीरियन उलेमा, ठीक है। अब इसके समय राइट विंग पॉलिटिक्स विश्व में जोरों पर थे। जी ये टाइम था ना 1932 वाला, इस टाइम पे राइट विंग पॉलिटिक्स का उदय हो चुका था। तो यही हालत थी फ्रांस की भी, राइट विंग पॉलिटिक्स वहाँ तेज़ी से चल रही थी। फ्रांस में क्या होता है, दो ग्रुप सामने आ गए थे, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स, ठीक है। इनका मुद्दा बन चुका था क्रिश्चियन वर्सेस मुस्लिम का। वहाँ भी एक राइट विंग ग्रुप था, लीडर उसका कोई बर्निंग क्रॉप करके था, मेरे को एग्जैक्ट नाम याद नहीं है। ये कैडर्स बनाता है एक यंग ग्रुप्स के, ठीक है, और उनके थ्रू ऑपरेशन करना रहता है, ऑपरेट करना स्टार्ट कर देता है अपनी एक्टिविटीज़ को, ठीक है। तो वहाँ पे जितने मोमडन्स थे ये ऐसे विजिलेंट ग्रुप्स बनाता है, या मोमडन्स भी क्या करते हैं, विजिलेंट ग्रुप बनाते हैं, अपने अपने ग्रुप बनाते हैं और एक दूसरे पर अटैक करना चालू कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो लोग थे जो क्रिश्चियन विजिलेंट ग्रुप्स थे, इनको तो सपोर्ट प्राप्त था गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, बट जो मोमडन ग्रुप्स थे इनको सपोर्ट नहीं था, ठीक है। तो बड़ी मात्रा में भाई मार काट होती है इसमें, भीषण मात्रा में जनधन की हानि होती है इसमें, ठीक है। अब यही मुद्दा चलता रहता है 1945 तक का। 1939 1932 में स्टार्ट होती है राइट विंग पॉलिटिक्स। अब सिर्फ यहीं पे नहीं थी, पूरे वर्ल्ड में स्टार्ट हो गई थी राइट विंग पॉलिटिक्स। अब राइट विंग पॉलिटिक्स आती है, इसको पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स भी बोलते हैं, जिसमें जो लोगों के बीच पॉपुलर होने का प्रयत्न करते थे लीडर्स, ठीक है। हिटलर का नाम आपने सुना ही होगा भाई। क्या करते थे, ऐसी स्पीच देते थे कि बिल्कुल फ़ैन हो जाए जनता। इनकी आइडियोलॉजी क्या होती थी, नो सिंगल आइडियोलॉजी, इनको कोई सिंगल आइडियोलॉजी होती नहीं थी। ये कैपिटलिस्ट को प्रमोट करते थे, है ना, इंडिविजुअलिज्म की बात करते थे। तो राइट विंग पॉलिटिक्स अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे आपको इस पर, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। अब 1932 के बाद 1939 तक यही सिचुएशन रहती है। हिंदू मुसलमान कह रहा हूँ, क्रिश्चियन वर्सेस मुसलमान का मुद्दा चलता रहता है। बट अब आ जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दोबारा ये लोग क्या करते हैं भाई, अल्जीरियंस को फ्रांस कहता है कि आप लोग हमारा साथ दो, अगर हम जीत गए तो आपको क्या दे देंगे, आज़ादी। अल्जीरियंस कहते हैं ना भाई, हमें तो बिल्कुल लिखित दो तुम कि हमें आज़ादी दोगे। अब फ्रांस कहता है कि भाई चलो हमारे साथ आ जाओ, तुम शामिल हो जाओ, बस हम तुम्हें क्या दे देंगे, आज़ादी। अब भाई सेकेंड वर्ल्ड वार जब होती है, जीत जाते हैं ये लोग, बट क्या आज़ादी देते नहीं। जो अंग्रेज़ों ने किया इंडिया के साथ वही ये लोग भी कर रहे थे, लड़वा तो लिया पर आज़ादी देने के टाइम पे मुकर गए भाई। अब क्या होता है, अब यहाँ के लोग गुस्से में आ जाते हैं, क्यों, क्योंकि यंग ग्रुप जो था, वो जो एजुकेटेड ग्रुप जो बाहर से पढ़ लिख कर आया था, वो समझ आता है कि भाई ये हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं, ये लोग हमारा शोषण कर रहे हैं, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, विरोध चालू कर देते हैं। अब विरोध में क्या होता है, 1940 में मैनिफेस्टो ऑफ अल्जीरियन पीपल्स एक बनता है, लोग बनाते हैं, लीडर्स जमा के होते हैं, जिसको मानने वाले नेता फरहान अब्बास के नेतृत्व में एक लीग बनाते हैं, जो 1940 तक स्वतंत्रता की मांग रखते हैं। 1945 तक एक लीग बनती है। अब वो लीग क्या कहती है, उस लीग का लीडर कौन था, फरहान अब्बास, बहुत ही फेमस आदमी था फरहान अब्बास। ये लोग डिमांड करते हैं कि भाई हमें 1945 तक किसी भी कीमत तक आज़ादी चाहिए, और चाहिए तो चाहिए। अब फ्रांस कहता है कि भाई देखो, अब इस टाइम तक क्या होता, फ्रांस जो था ना, उसने ट्यूनीशिया, मोरक्को, ये जो ये रीजन्स थे नॉर्थ के, इनको आज़ाद कर दिया था
इसका तर्क क्या था कि भाई देखो हमने ट्यूनीशिया मोरक्को क्यों आज़ाद किया, क्योंकि हमारे पार्ट ही नहीं थे ये तो हमारे हमारे प्रोटेक्टोरेट थे, हम इनको संरक्षण दे रहे थे, हमारी कॉलोनीज़ थी। आप लोग कॉलोनीज़ थोड़ी, आप तो हमारे अंतरिम भाग हैं भाई, आप हमारा हिस्सा हैं, तो हम आपको आज़ादी कैसे दे सकते हैं। अब ये लोग कहते हैं भाई पहले नहीं बता सकते थे भाई, युद्ध लड़वा लिया हमसे लेकिन आज़ादी नहीं दे रहे भाई तुम। अब होता क्या है, जब आज़ादी नहीं देते तो वॉर छिड़ जाती है, अब फुल फ्लेज वॉर, लोग भारी मात्रा में निकल के सामने आते हैं भाई लड़ने के लिए, भाई अब तो निकल, हमें तो आज़ादी चाहिए। अब वॉर स्टार्ट कब होती है 1954 में। क्या होता है, जो अल्जीरिया होता है, देखिएगा फ्रांस नहीं अल्जीरिया युद्ध की घोषणा कर देता है कि भाई हमें तुमसे आज़ादी चाहिए, हमें तुमसे क्या करना है, युद्ध। क्यों, क्योंकि भाई एजुकेटेड पीपल आ चुके थे, उन्हें पता था कि कैसे बम बनाना है, कैसे क्या विस्फोट करना है, ठीक है। टेक्नोलॉजी इस टाइम तक आई चुकी थी इतनी अच्छी, ठीक है। फ्रांस भी क्या कहता है भाई, फ्रांस भी कहता चलिए आ जाइए लड़ लेते हैं, दो हाथ हो जाए। अब फ्रांस तो था मॉडर्न कंट्री, ठीक है, अब ये कोई डेवलप तो हुआ नहीं था अभी तक, ये अल्जीरिया था, बम तो कुछ थे नहीं इसके पास, तो भाई इतना मारता है फ्रांस, इतना मारता है कि क्या बताएं, काफ़ी लोगों को मौत के घाट उतार देता है ये। बट 1954 में ये ग्रुप बनता है FLN, नेशनल लिबरेशन फ्रंट। ये क्या करता है, हिंसात्मक रूप से भी शुरुआत करता है कि हाँ भाई तुम मारोगे तो हम भी मारेंगे, सहेंगे नहीं हम, ठीक है। अब इस ग्रुप में कोई सारी लेडीज़ भी होती है सम्मिलित। अब ये लेडीज़ क्या करती हैं, लेडीज़ भाई बुर्का पहन के युद्ध लड़ती है, बताइए मतलब बुर्का पहनती थी, बुर्का बम छुपा के आती थी, और जैसे दिखते ले भाई साहब फेंक दिया, ठीक है। सुसाइड बम में भी कर रही थी ये लोग, बम लेके चली गई, कोई फ्रांस का लीडर दिख गया, भीड़ दिख के उसकी पब्लिक दिख गई, वहीं घुस के फोड़ दिया बम, खुद तो मर गए लेकिन हम तो मरे सुनम तुम्हें भी लेके मरेंगे, यही डायलॉग चल रहा था भाई यहाँ पे, ठीक है। अब FLN के साथ साथ अल्जीरियंस जो सिटीजन्स थे, अल्जीरियस जिन्हें कहते थे, अब ये सिटीजन्स भी युद्ध में शामिल हो गए थे। क्यों, क्योंकि भाई देखो अब भारत में भी आज़ादी कब मिली, जब नेता लड़े तब नहीं, जब सारे लोगों ने मिलकर युद्ध किया तब जाके आज़ादी मिली हमें। भारत छोड़ो आंदोलन, सारा देश इकट्ठा हो गया था, तो ऐसे ही सिचुएशन अल्जीरिया में हो गई थी। सारे लोग जो थे समझ चुके थे कि भाई अगर हमें आज़ादी लड़नी है तो लड़ाई हमें खुद लड़नी पड़ेगी, ये नेता हमारी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, नेता कब तक लड़ेगा हमारी लड़ाई। तो लोगों ने क्या किया, गुरिल्ला वॉर स्टार्ट कर दी, जहाँ देखते फ्रांस के लोगों को, जो कॉलोन्स थे, जो वहाँ के बसे हुए लोग थे, उनको मारना चालू कर दिया, दबा के कूटते थे गाँव में, ठीक है। तो लगातार इनकी पॉपुलेशन घटने लग गई थी भाई। अब फ्रांस भी जब उसके लोग मर रहे हैं तो वो भी उग्र रूप दिखाता है, वो मतलब इतना उग्र रूप दिखाते कि उपद्रव को दबा ही देता भाई, बम सब फेंकना चालू कर देता है यहाँ पे, और दबा के अपनी सेना छोड़ता है यहाँ पे, ठोक देता सबको। पर अब भाई वो समझ चुका था कि अगर हमें शासन करना है यहाँ पर तो टिक नहीं पाएंगे, अब शासन कर ही नहीं पाएंगे हम लोग यहाँ पे। तो वो क्या करता है, धीरे धीरे वार्ता पे उतर आता है। अब 1959 में जो चार्ल्स डी गॉल थे, प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, ये घोषणा करते कि अल्जीरियाई लोगों को अपना भविष्य खुद तय करने का अधिकार है, हम इसमें इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि समझ चुके थे कि भाई कि हम यहाँ टिक ही नहीं सकते, अब जब लोग विद्रोह करने लग गए तो हम कहाँ से टिकेंगे, हमारे लोगों को लगातार मारा जा रहा है। इंडिया में ये सिचुएशन थी, जब अंग्रेज समझ चुके थे कि भाई अब शासन नहीं चलेगा, तो उन्होंने क्या किया, ले आए भैया कैबिनेट मिशन, चलो भैया बनाओ संविधान, आज़ादी देते तुम्हें। अब ये यहाँ भी हुआ, आखिरकार जब 5 जुलाई 1962 था, उस दिन अल्जीरिया को स्वतंत्रता मिल गई, ठीक है। एक एवियन अकॉर्ड्स हुआ था, एवियन सम्मेलन, इसमें लोगों ने क्या किया, आज़ादी दे दी। तो इस प्रकार ये जो युद्ध था ये ख़त्म हुआ, ठीक है। टाइमलाइन क्या थी आप लोग देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा क्या वॉर क्या थी ये। अगर समझ आ गया हो तो भाई लाइक शेयर ज़रूर करें हमारी वीडियो को, और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जितनी भी आने वाली वीडियोस हैं सबसे पहले आपको मिल जाएं, ठीक है। और यार ये पेपर में आएगा ही आएगा, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।